नमस्कार बच्चों, आज हम एक और नई वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। जैसे कि पहले भी हमने एनसीईआरटी की मैथ्स 6, 7 और 8 के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो बनाई है, उसी के अनुक्रम में आज हम आगे की ओर बढ़ेंगे और एक नई वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आज हम एनसीईआरटी के मैथ्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल पर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले वर्ग पर बात करेंगे, वर्गमूल का अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम वर्ग। वर्ग क्या होता है, संख्याओं में वर्ग का क्या उपयोग है और किस तरह से प्रश्नावलियों में वर्ग के सवाल किए जाते हैं, आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम। वर्ग, हमने वर्ग का नाम सुना ही होगा, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, है ना, उसी से रिलेटिव है। कुछ पुरानी जो भी आपकी जो अवधारणा है उसको लेके चलते हैं। वर्ग आपने देखा होगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, इसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये आपने सुना। और इसका क्षेत्रफल का सूत्र भी आपने देखा पढ़ा है 6, 7, 8 में। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा। जैसे मान लीजिए आपने इसका क्षेत्रफल निकाला था, जैसे कि इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का 5 हम में आप गुणा कर रहे थे, तो 5 का 5 में गुणा करने में कितना प्राप्त हुआ, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या प्राप्त हुआ, अपने को क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही आपने ये देखा कि भुजा का भुजा में गुणा क्या है, मतलब 5 का गुणा 5 में किया जा रहा है, तो हमें को 25 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात कॉमन आप लोग समझने वाली बात है कि जब किसी एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें उसे उस संख्या का वर्ग संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने दो कोई संख्या ली है, इसी संख्या में मैं 2 का गुणा करता हूँ, जो दो संख्या है मतलब स्वयं संख्या का स्वयं संख्या से गुणा, तो कितना हो गया, 4 प्राप्त हो गया, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। 3 लिया, 3 का गुणा 3 में किया, तो कितना हुआ, 3 का गुणा 3 में किया, कितना प्राप्त हो गया, 9 प्राप्त हो गया। 4 ले लिया, 4 का गुणा 4 में प्राप्त किया, कितना हो जाएगा, 16, ठीक है, 4 चौक 16। इस प्रकार की जो संख्या आती है ये सभी वर्ग संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ग संख्या, ठीक है ना। वर्ग संख्या क्या होगी आपकी, किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, ठीक है। गुणा करेंगे तो हमें वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि हम ज्ञात कर चुके हैं कि वर्ग किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा है, जिससे हमें उत्तर प्राप्त होता है, ठीक है, उसे हम वर्ग संख्या कहते हैं। आइए कुछ संख्याओं की हम वर्ग संख्याएं यहाँ बोर्ड पर मैंने लिखी हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं और उसके जो कुछ नियम हैं, कुछ उसके जो 4 बातें हैं, वो 4 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, उस पर आप गौर कीजिएगा। संख्या मैंने लिखी है 10 तक इधर लिखी है और 11 से 20 तक इधर लिखी है, ज़्यादा न लिखकर कम ही मैंने लिखी है, इसी में समझने का हम प्रयास करेंगे। 1 का वर्ग 1 हो गया, पहले मैं वर्ग संख्या बताऊँ किसका वर्ग क्या होता है। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 कैसे हुआ, 2 का मैं 2 में गुणा किया, ठीक है ना। 1 कैसे हुआ, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही हमें प्राप्त होगा, ठीक है। 2 का कैसे हुआ, 2 का 2 में गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हो गया, ठीक है। 3 का 9 कैसे हुआ, 3 का 3 में गुणा किया 9, 4 का 16 अभी मैंने करके बताया था, 4 का 4 में करेंगे 16 प्राप्त होगा। 5 का 25, ठीक है, ये भी मैंने पहले किया था, 5 का 5 में गुणा करेंगे हमें 25 वर्ग संख्या प्राप्त होगी। 6 का 6 में करेंगे 36 आ जाएगा। 7 का वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, 49। 8 की वर्ग संख्या 64, 9 की वर्ग संख्या 81 और 10 की वर्ग संख्या क्या प्राप्त होगी, हमें वो 100 प्राप्त होगी। उसी प्रकार 11 की वर्ग संख्या में 121, 11 का 11 में गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 121 प्राप्त होता है। 12 का 12 में गुणा, मतलब 12 की वर्ग संख्या कितनी होगी, 144। 13 की वर्ग संख्या 169, 14 की वर्ग संख्या 196, 15 की वर्ग संख्या 225, 16 की 256, 17 की 289,
18 की 324, 19 की 361 और 20 की कितनी होती है 400 होती है। ठीक है, ये सभी वर्ग संख्याएं हम एक संख्या का दूसरी संख्या मतलब उसी संख्या में गुणा कर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कॉमन बातें हैं, उन कॉमन बातों पर हम बात करेंगे। पहली बात, कुछ तथ्य हैं, उनको हम तथ्य कहेंगे जो समझने के लिए है। गुणधर्म जिसको बोलते हैं, उसको गुणधर्म ले लेते हैं, गुणधर्म के तथ्य कुछ। ठीक है ना, वर्ग संख्या को जो गुणधर्म है, आप देख रहे हैं कि वर्ग संख्या प्राप्त करने पर एक का वर्ग किया एक आया। ठीक है, उसी प्रकार 9 का वर्ग किया तो 81 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इकाई की संख्या मतलब वर्ग संख्या में इकाई अंक की तुलना करते हैं तो 1 और 9 में इकाई अंक एक ही प्राप्त होता है, मतलब एक ही संख्या एक ही आता है। 1 का इकाई अंक एक ही आ रहा है, 9 का वर्ग संख्या में इकाई अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एक बात ये होगी कि 1 और 9 अगर किसी संख्या के इकाई अंक है उसका हम वर्ग करते हैं तो वर्ग में भी 1 और 9 का इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, एक बात यह। आगे चलते हैं इसी में 2 और 8 की बात करते हैं। अभी बात की हमने 1 और 9 की, अब बात कर रहे हैं हम 2 और 8 की बात कर रहे हैं। गौर से देखिएगा, 2 का वर्ग कितना प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 4। 8 में 8 का वर्ग कितना होता है, 64। ठीक है, यहाँ पर भी इकाई अंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब ये होगा 2 और 8 किसी संख्या के इकाई अंक है तो उसके वर्ग करने पर हमें इकाई के अंक के रूप में क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, इकाई अंक 4। ठीक है, किसके, 2 और 8 के होने पर। पहले बताया 1 और 9 के प्राप्त होने पर कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। जैसे ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, उसे 2 और 8 में इकाई का क्या प्राप्त होगा हमको, 4 और 4 प्राप्त होगा। किसमें, 2 और 8 के वर्ग संख्या में। आगे की ओर बढ़ते हैं, 3 और 7 की बात करते हैं। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, 7 का वर्ग कितना होता है, 49। आप देख रहे हो 9 यहाँ पर भी और 9 यहाँ पर भी है, तो हम ये समझ सकते हैं कि 3 और 7 अगर किसी संख्या का इकाई अंक है उसको वर्ग किया जाए तो उस वर्ग का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 9 होगा। क्या होगा, 9। जैसे यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी कितना है, 9। ठीक है, अब बात करते हैं आगे 4 और 6 की बात करते हैं। 4 का वर्ग कितना हुआ, 16 और इधर 6 का वर्ग कितना हुआ, 36। 4 के वर्ग में भी जो इकाई का अंक है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। और 6 के वर्ग में भी इकाई का अंक हमें वर्ग संख्या में कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ हम समझे कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 4 या 6 है तो उसके वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। ये वर्ग संख्या है ना, वर्ग संख्या जो भी होगी उसके अंदर इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। 2 बातें और यहाँ पर याद है, यदि अकेला 5 है तो 5 के वर्ग में हमेशा इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 5। कोई भी ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, 35 ले लीजिए, कोई भी लीजिए, उसका इकाई का अंक कितना का, 5 ही है। बात करते हैं लास्ट 10 की, पीछे कितना है इसका इकाई का, 0। तो हमेशा वर्ग संख्या में भी आपको क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने क्या पाया, थोड़ा सा नॉर्मल समय यहाँ पर ब्रैकेट में आपको बता देता हूं। यदि 1 और 9 होगा तो वर्ग संख्या में आपको क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इकाई का अंक की बात कर रहा हूं। ठीक है, 2 और 8 होगा तो वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, आपको क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। ठीक है, 3 और 7 की बात करता हूं तो एक वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा अपने को, 9 प्राप्त होगा। ठीक है, बात आगे करता हूं 4 और 6 की। तो 4 और 6 में वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा अपने को, 6 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 6। और 5 की बात करें तो 5 में 5 ही प्राप्त होगा और 0 में क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। केवल इकाई का, ये क्या है, इकाई का अंक है। क्या है, क्या है यहाँ पर, इकाई का अंक। और ये जो अंक लिखे हैं मैंने, ये किसी भी संख्या के इकाई के अंक है और ये उस संख्या के वर्ग के इकाई के अंक है। ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग है ना, ये संख्या है और ये संख्या की जो वर्ग अपन संख्या निकाले उसके इकाई के अंक है। यहाँ पर एक और बात,
1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया और 0 आ गया। तो यहाँ पर कौन से अंक नहीं आए? यहाँ पर जो अंक नहीं आने वाले वो कौन कौन से हैं? जरा कौन से हैं? एक तो आपका 2 नहीं आया, ठीक है, एक यहाँ पर 3 नहीं आया, ठीक है, एक यहाँ पर 7 नहीं आया, ठीक है, और एक यहाँ पर 8 नहीं आया। तो ये 4 अंक यहाँ पर नहीं आए। कहाँ पर नहीं आए? वर्ग की संख्या के इकाई के अंक में नहीं आते हैं। कौन कौन से नहीं आते हैं? 2, 3, 7, 8 ये वर्ग संख्या के इकाई के अंक नहीं होते हैं। किसी के भी संख्या है ना, किसी भी वर्ग संख्या के इकाई के अंक नहीं होते, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी वर्ग संख्या में अगर ये अंक है ना, मेरी बात तो होगी ही नहीं, क्योंकि वर्ग संख्या में ये अंक आते ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपसे पूछे कि मान लीजिए 22 कौन सी संख्या का वर्ग संख्या है, तो होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि वर्ग संख्या में इकाई का अंक 2 नहीं आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो 27 लिखा, 7 वाले ले लेते हैं, 7 इकाई का अंक 7 है यहाँ पर, है ना, तो 7 किसी भी संख्या का वर्ग इकाई संख्या नहीं होता है, इसलिए ये भी वर्ग संख्या नहीं होगी। ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसी किसी बातें यहाँ पर भी आती हैं। 1 का 1 आ रहा इकाई अंक, 9 का 1 आ रहा, देख लीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही आगे चलता रहेगा। जैसे 11 के बाद 21 देख लो आप, फिर नीचे 29 देख लीजिए, ठीक है, फिर 31 देख लीजिए, फिर 39 देख लीजिए, ऐसे कंटिन्यू में आगे चलता रहेगा। 2 का 4 इधर देखिए, इधर 8 का भी 4, ठीक है ना, इकाई का। 3 का 9 है, उसी प्रकार 7 का भी कितना है? 9 है। 4 का 6 है, उसी प्रकार 6 का भी क्या है? 6 है, ठीक है ना। 5 का 5 ही है और 0 का 0 ही है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक बात और है, यदि एक 0 होगा तो वर्ग संख्या में कितने 0 आएंगे? 2 0 आएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यदि किसी संख्या में एक 0 है, उसका वर्ग किया जाएगा तो उसके वर्ग संख्या में कितने 0 आएंगे? 2 0 आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक बात आपको समझ में आ गई, ये पहली बात थी अपनी। दूसरी बात करता हूं मैं, दूसरी बात में ध्यान रखिए। दूसरी बात में क्या है, इन वर्ग संख्याओं को और भी हम थोड़ा गौर से देखें तो हमें एक बात समझ में आती है। क्या बात समझ में आती है? एक बात समझ में आती है कि विषम संख्या जो होती है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। विषम संख्या कौन सी? मैंने पुराना वीडियो में बताया था आपको, फिर बताता हूँ। विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता, ठीक है ना, वे सभी विषम संख्या है। और दूसरी कौन सी? सम संख्या। अपनी सम संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है। तो मैं बात ये बता रहा हूँ कि विषम संख्याओं का अगर वर्ग किया जाता है तो विषम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के तौर में देखो, बता देता हूँ। एक विषम संख्या, इसका वर्ग किया तो 1 ही प्राप्त हुआ। और बताओ 7 विषम संख्या है, 7 का वर्ग किया तो 49, देखो 9 है, वो भी क्या है? इकाई के अंक में 9 है, इसलिए ये भी क्या है? विषम संख्या है, ठीक है। 9 देख लीजिए, 81, ये भी विषम संख्या है। इधर भी देख लीजिए आप, विषम संख्या 17 ले लीजिए, 17 का स्क्वायर वर्ग किया आपने, ठीक है, 289 आ रहा है ना, 289, 9 भी क्या है? पीछे विषम अंक है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। अब सम संख्या की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2 सम संख्या है, इसका वर्ग किया 4 आया, ये भी सम संख्या। 8 वर्ग किया 64, ये भी सम संख्या। 10 सम संख्या, 10 का वर्ग किया 100, ये भी सम संख्या। 14 देखिए, 14 का वर्ग किया कितना है? 196, 196 भी क्या है? यहाँ पर सम संख्या है। दूसरी बात क्या आ गई? दूसरी बात ये आ गई कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या प्राप्त होगा और विषम संख्या का वर्ग क्या प्राप्त होगा? विषम संख्या प्राप्त होगा। तो सम संख्या है, कोई भी सम संख्या है, सम संख्या का वर्ग क्या प्राप्त होगा अपने को? सम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। और विषम संख्या का विषम संख्या, ठीक है ना, वर्ग के रूप में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये मोटी मोटी इस वर्ग की बात थी, वर्ग अपना समझ लिया, ठीक है। एक छोटी सी बात बताता हूं मैं। वर्ग को अगर अपन देखें वर्ग संख्या के रूप में, कोई संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए m है, ठीक है ना। कोई संख्या क्या ले लेते हैं? m, जिसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कौन सी थी? जो 1 से शुरू होती है, गिनती के रूप में हम प्रयोग करते हैं, पिछली बार बताया था आपको, ठीक है। तो m लेते हैं। इस प्राकृत संख्या m का वर्ग संख्या
क्या प्राप्त होगा हमें प्राप्त होगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये हम ले लेते हैं, मान लेते हैं। जैसे एम मान लिया मैंने 3, तो इसका एन स्क्वायर मतलब क्या प्राप्त होगा 9। ठीक है, तो 3 प्राकृत संख्या है, 9 भी क्या है प्राकृत संख्या है। ये दोनों ही यहाँ पर क्या है प्राकृत संख्या है। एम भी प्राकृत संख्या है और एन भी क्या है प्राकृत संख्या है। यहाँ एम केवल संख्या है और एन स्क्वायर क्या है वर्ग संख्या है, उस संख्या की वर्ग संख्या। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रतिरूप है वर्ग में संबंधित उन रोचक प्रतिरूपों के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले त्रिकोणीय संख्याओं का जोड़। त्रिकोणीय संख्याओं का जो जोड़ होता है वो एक कैसे वर्ग संख्या में कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपके सामने मैंने कुछ त्रिकोणीय संख्याओं का प्रतिरूप यहाँ बनाया है। जैसे ये एक स्टार ले लिया, 3 स्टार ले लिया, एक त्रिभुज के रूप में बन गया। 6 स्टार ले लिए, 1 2 3 4 5 6, ये भी त्रिभुज के रूप में बन गया। ये मैंने 10 स्टार ले लिए, ये भी त्रिभुज के रूप में, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। वैसे हम आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे। जैसे ये त्रिभुज एक और स्टार बनाया, इसमें कितने स्टार आ जाएंगे 16 स्टार आएंगे। ये भी त्रिभुज प्रतिरूप बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इनको त्रिकोणीय संख्याओं कहते हैं। ठीक है, अब इन क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2 त्रिकोणीय संख्याओं का योग एक वर्ग संख्या के बराबर होता है। देखिए, पहली संख्या है 1, दूसरी त्रिकोणीय संख्या कौन है 3। 1 और 3 को जोड़ा कितना हो गया 4। 4 किसका वर्ग है 4 वर्ग है साहब 2 का। 2 का वर्ग करते हैं, ये वर्ग मतलब 2, 2 की घात 2, घात और घातांक नियम आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो 2 का घात 2 मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने को 4 प्राप्त होगा। ठीक है, ये 2 क्रमागत त्रिकोण संख्याओं का योग एक वर्ग संख्या के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक, 3 और 1 का मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं 3 और 6 का। 3 और 6 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने को 9 प्राप्त होगा। आपको पता है कि 9 किसका वर्ग है 3 का वर्ग होता है साहब, किसका वर्ग होता है 3 का होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, 6 और 10 ले लेते हैं। 6 और 10 लिया, 6 + 10 कितना हो जाएगा 16, मतलब इस 1 को इस 3 में मिला दिए 4 बन जाएगा। इस 3 को इस 6 में मिला 1 2 यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये पूरा 9 बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 10 में अगर 6 मिला दें, ये 6 इस 10 में मिला देते हैं तो कितने बन जाएंगे टोटल 16 बन जाएंगे। ठीक है ना, 16 किसका वर्ग हो जाएगा अपना 16 वर्ग हो जाएगा किसका 4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अंतिम के रूप में इनको देख सकता हूँ 10 और 15 को जोड़ेंगे, मतलब ये 10 स्टार है त्रिकोण संख्या है, इनको हम 15 में मिला देते हैं, ये पूरा एक स्क्वायर के बराबर मिल जाता है। ठीक है ना, तो 10 और 15 को हम मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा। और 25 किसका वर्ग होता है साहब 5 का वर्ग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो त्रिकोणीय संख्याएं होती है त्रिभुज के प्रतिरूप में, इन संख्याओं का जोड़ जो होता है, योग जो होता है, वो एक वर्ग संख्या के रूप में होता है। ठीक है ना, ठीक है, और आगे भी ऐसे बढ़ा सकते हो आप। जैसे ये नीचे कितना है 5 है तो फिर 6 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, ऐसे स्टार्ट नीचे बढ़ते जाएंगे और प्रतिरूप बनता जाएगा। आप आगे भी पाएंगे कि 2 क्रमागत अगर उस प्रतिरूप को जोड़ते हो, स्टार को जोड़ते हो, तो वो एक वर्ग संख्या के रूप में प्राप्त होती है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का हमारा प्रतिरूप आता है वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या। कोई भी वर्ग संख्या है जो क्रमागत है, वर्ग संख्या कौन कौन सी हमने थोड़ी देर पहले निकाली, कौन कौन सी 1 4 9 16 25 36 49, ठीक है 64 81 100, ये सभी वर्ग संख्या और आगे भी ऐसी चलती रहेगी। अब इन वर्ग संख्याओं के बीच में जो संख्याएं आ रही हैं उनको हम कैसे निकालेंगे, एक कितनी होगी हम कैसे पता करेंगे। जैसे 1 और 4 के बीच में हम पता कर सकते हैं कि 2 और 3 होगी, 4 और 9 के बीच में हम पता कर सकते हैं, लेकिन जैसे संख्या आगे बढ़ती जाएगी तो हम उसको कैसे पता करेंगे, इसके बारे में थोड़ा परिचर्चा करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन वर्ग संख्याओं के बीच में संख्या क्या होगी, कैसे हम पता करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी वर्ग संख्या होती है उनको आपस में घटा दीजिए और उसमें से 1 कम कर दीजिए, उतनी वर्ग संख्या उसके अंदर होती है। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं 4 और 2, 4 और 1 के बीच में कितनी है, तो 4 में से 1 घटा दीजिए पहले। ठीक है, तो कितना बचा 3, अब 3 में से 1 कम कर दीजिए, मतलब कितना 2। ठीक है,
तो दो आपकी इन दोनों वर्ग संख्याओं के बीच में क्या होगी, संख्याएं होगी, ठीक है ना। और आगे हम देखते हैं, जैसे 16 और 25 के बारे में देखते हैं, तो 25 में से अगर 16 घटाते हैं हम तो कितना बचता है, 9 बचता है, ठीक है। 9 बचता है तो 9 में से कम कर दीजिए आप, 9 में से कम किया कितना आ गया अपना, 8 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 25 और 16 के बीच में कुल 8 ऐसी संख्याएं होगी जो वर्ग संख्या नहीं है। वो कौन कौन सी होगी, देखिए ध्यान से। 16 के बाद कौन सा आता है, 17 आता है, 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये संख्या देखिए गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का तात्पर्य मतलब यहाँ पर यह है कि दो वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होंगी जो वर्ग संख्या नहीं है। तो 25 और 16 के बीच में जो वर्ग संख्याएं हो रही है कितनी होगी, टोटल 8 होगी, ठीक है। और भी एक और उदाहरण देकर बता सकता हूँ आपको, जैसे 49 और 64 की बात करते हैं, तो 64 में से 49 घटाते हैं, घटाइए कितना बचता है, वही 14 में से 9 घटाए तो कितने बचे, 5 बचे। इसमें कम हो जाएगा, 5 में से 4 घटाया कितना बचा, एक 15 संख्या है, 15 में से एक कम कर लीजिए कितना होगा, 14। आप पाएंगे कि गिनोगे आप, है ना, तो 64 और 49 के बीच में कुल 14 संख्या ऐसी होगी जो वर्ग संख्या नहीं है। कहने का तात्पर्य मतलब यही कि दो वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी ऐसी संख्या होगी जो वर्ग संख्या नहीं है। तो देखें इसमें 49 के बाद सब क्या आता है, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, ठीक है। अब इन संख्याओं को गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी दो वर्ग संख्याएं दे रखी है, अगर उनके बीच में संख्याएं पता करनी है जो वर्ग संख्या नहीं है, तो उन दोनों का अंतर कीजिए और उसमें से एक कम कर दीजिए, ठीक है। व्यापक रूप में इसको हम यूँ कहें कि कोई एक वर्ग संख्या, एक कोई संख्या है n, उसकी अगली वाली संख्या है कोई n+1, ठीक है ना, ठीक है। तो इन दोनों के वर्ग करते हैं, इसका वर्ग किया ये और इसका वर्ग किया ये, ठीक है ना। आप सारी कक्षा में पढ़ चुके हैं बीजी व्यंजक में, a+b का होल स्क्वायर वाला सूत्र, उस सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, जब आप करोगे इसको खोलोगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, यहाँ प्राप्त हो जाएगा आपको n स्क्वायर प्लस 2n+1, ठीक है, इसका है ना, a+b का होल स्क्वायर वाले सूत्र से, ठीक है। और माइनस क्या आ जाएगा आपका, n स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए n स्क्वायर एक प्लस का और एक माइनस का है, दोनों अपने क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास फॉर्मूला बचेगा केवल 2n+1, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक n संख्या और एक अगली वाली संख्या n के बाद वाली संख्या, उन दोनों के बीच में वर्ग संख्या में अगर संख्या निकाले, है ना, जो वर्ग संख्या नहीं है, पता करने के लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, 2n, मतलब जो भी संख्या उसमें 2 का गुणा कर दीजिए, आप डायरेक्टली उसमें उस संख्याओं को पता कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, तीसरे विषम संख्याओं की जोड़, कि जो विषम संख्याएं हैं उनका एक निश्चित क्रम में अगर जोड़ते हैं, है ना, कुछ संख्या को अगर जोड़ते हैं तो वो वर्ग संख्या में बदल जाती है। देखते हैं उदाहरण के साथ उसको समझने का प्रयास करते हैं। विषम संख्या, पहले विषम संख्या होती है, मैंने आपको पहले बता दी है, विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, ठीक है, हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई शेषफल जरूर बचेगा, ठीक है। तो विषम संख्या को कौन सी अपनी 1 3 5 7 9 11 इसे वो चलती रहेगी, ठीक है। अब इनकी जोड़ की बात कर रहे हैं, जैसे पहले दो क्रमागत, पहला उदाहरण ले लेता हूं मैं, जैसे पहले लिया 1 और 3, तो कितना हो गया अपना 4 हो गया। तो दो विषम संख्याओं, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ा तो एक वर्ग संख्या अपने को प्राप्त होती है। 4 किसका वर्ग है अपना, 2 का वर्ग है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं ज्यादा संख्या लेता हूँ, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 ऐसे जोड़ देते हैं, ये संख्या क्या प्राप्त होती है, देखिए एक और 9 को जोड़ा कितना हो गया 10, 3 और 7 जोड़ा 10 और 5 10 और 10 कितने 20, 20 और 25, 25 और 11 कितने हो गए 36। कैसे भी आप जोड़ सकते हो, इसका जो योग है वो कितना 36 ही आएगा, और 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। ऐसी और भी आप संख्या ले सकते हो, लेकिन उनको क्रमागत लेनी है, किसी को छोड़ना नहीं है। तो तीसरा हमारा प्रतिरूप ये है
कि विषम संख्याओं की जोड़ भी एक वर्ग संख्या के रूप में होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मान लो ये संख्या n तक है ना, n तक अनंत तक अपन इसको ले लेते हैं, पता नहीं कितनी संख्या है, केवल विषम संख्याओं को लेना है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं क्रमागत है ना, कौन सी संख्या क्रमागत, योग क्या प्राप्त होगा हमको, n स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे मान लो 5 विषम संख्याओं का योग क्या प्राप्त होगा, तो 5 विषम संख्याओं का योग कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का वर्ग कितना होगा 25। देख लीजिए 5 क्रमागत संख्या तो कौन सी, 1 3 5 7 और 9, ये मैंने नहीं बताया, उसको जोड़ के देखते हैं। देखिए n मतलब कितनी है, n कितनी हो गई 5, यहाँ पर केवल 5 के ऊपर ले लें, टोटल संख्या कितनी 1 2 3 4 और 5 संख्या टोटल है ना। तो 5 विषम संख्याओं का जो योग कर रहे हैं, देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, जोड़ के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था 5 का वर्ग कितना होगा 25 होगा, इस सूत्र के माध्यम से आप सीधा ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो n विषम संख्याओं का योग जो होगा हमें n स्क्वायर प्राप्त होता है। चलिए आगे के प्रतिरूपों की ओर बढ़ते हैं। चौथा हमारा प्रतिरूप है क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। कोई ऐसी क्रमागत प्राकृत संख्या होगी दो जिनका योग एक वर्ग संख्या के रूप में होता है। जैसे देखिए हम 4 और 5 को हम जोड़ते हैं, ये क्रमागत है, 4 के बाद कौन होता है 5 होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 एक वर्ग संख्या है, किसका एक वर्ग संख्या 3 की वर्ग संख्या है। ठीक है, और देखते हैं जैसे 12 और 13 भी इनको दोनों को जोड़ दें कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। 25 किसकी वर्ग संख्या है 5 की वर्ग संख्या है। और भी हम उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण उसका देख लेते हैं, जैसे 40 और 41 देख लेते हैं। 40 और 41 कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। 81 किसका वर्ग है 9 का वर्ग होता है। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं आपको मिलेगी क्रमागत के रूप में, प्राकृत संख्याएं जिनका योग एक वर्ग संख्या के रूप में होती है। पांचवें प्रतिरूप की हम बढ़ते हैं। पांचवा जो इसका प्रतिरूप है, दो क्रमागत सम या विषम प्राकृत संख्याओं का गुणा। ठीक है, सम या विषम, सम भी हो सकती है वो विषम भी हो सकती है। दो संख्या ऐसी लेंगे, या तो वो दोनों सम होगी या दोनों विषम होगी, लेकिन वो क्रमागत होनी चाहिए, है ना। उनका आपस में गुणा एक वर्ग संख्या के रूप में होता है। उदाहरण के रूप में देखने का हम प्रयास करते हैं, जैसे 11 और 13। ठीक है, दोनों विषम संख्या है, 11 के बाद 13 विषम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है ना, इन दोनों को गुणा करते हैं। गुणा करने का तरीका डायरेक्ट इसको सीधा करते हैं, लेकिन मैं कुछ दूसरे तरीके से करने का बता रहा हूँ, जो एक सूत्र का निर्माण होता है। 11 को हम कैसे लिख सकते हैं 12 माइनस 1, मतलब 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 प्राप्त हो जाएगा, इंटू 13 को हम कैसे लिख सकते हैं 12 प्लस 1, मतलब 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 प्राप्त हो जाएंगे। तो दोनों की एक ही बात है, 12 माइनस 1 बराबर कितना 11, और 12 प्लस 1 मतलब कितना 13। ठीक है, तो इन दोनों को हम गुणा करते हैं नॉर्मली, तो इसको गुणा कैसे प्राप्त होता है 12 का 12 में गुणा डायरेक्टली हम करते हैं, तो कितना प्राप्त होता है 144, आपको पता ही है। ठीक है ना, और 12 का फिर 1 में करते हैं तो कितना आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा, फिर माइनस 1 का 12 में करेंगे तो माइनस के 12 एकम 12, और 1 का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये गुणा करने का मतलब इस पहली वाली संख्या का इन दोनों के साथ, फिर इस दूसरी वाली संख्या का इन दोनों के साथ गुणा किया जाएगा। ठीक है, तो गुणा करने पर एक प्लस का 12 और एक माइनस का 12, क्या विपरीत चिन्ह होने के कारण ये दोनों क्या हो जाएंगे, मतलब 12 में से 12 घटाया क्या बचा 0। 144 में से 1 घटा देंगे तो कितना बच रहा 143। ठीक है, ये प्रतिरूप है, एक नियम है, नियम की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो उदाहरण लेते हैं, ये होगा विषम संख्याओं को, एक सम संख्या को लेते हैं 44 × 46। ठीक है, इसको लेने का प्रयास करते हैं। 44 को हम कैसे लिख सकते हैं 45 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक, और 46 को कैसे लिख सकते हैं 45 प्लस 1। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 44 को 45 माइनस 1 और 46 को 45 प्लस 1। अब इसको गुणा करते हैं, गुणा करने का तरीका वही, 45 का 45 में गुणा करो, तो 45 का 45 में गुणा करने पर कितना प्राप्त हुआ 2025 प्राप्त हुआ। ठीक है, 45 का फिर 1 में गुणा करेंगे तो प्लस के 45, जैसे यहाँ 12 का 1 में कर लेते हैं
फिर -1 का 45 में करेंगे तो -1 के 45, -1 के 45 क्यों है? क्योंकि ये माइनस का 1 है इसलिए। फिर -1 का प्लस के 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। 45 का 45 में क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कट जाएगा। क्या बचेगा? 2025 में से घटाया क्या आ जाएगा? आ जाएगा 2024 अपना उत्तर हमको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी सम संख्या अगर क्रमागत के रूप में है तो एक सूत्र से, वो सूत्र में बता रहा हूं आपको, इस सूत्र का निर्माण यहाँ से होता है। ये कोई संख्या a ले लेते हैं, a-a और a+a, ठीक है। जब इन दोनों का आपस में गुणा किया जाता है तो हमें a स्क्वायर a माइनस a हमको प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब क्या कि जो भी संख्याएं आगे उसका स्क्वायर कर लीजिए और उसमें से 1 घटा दीजिए, आपको स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो सम संख्या और विषम संख्याओं में एक नियम था, ये नियम आपको बताया मैंने। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, वर्ग संख्या ज्ञात करना। छोटी छोटी संख्याओं को हम जैसे 20 तक तो अपन आराम से याद रख सकते हैं कि 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 या 20 का 400 तक हम ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन जो बड़ी संख्याएं होती जैसे 45 हुई, 50 हुई, 60 हुई, 70, 75 हुई हैं, इनका हम कैसे याद रखेंगे, कैसे निकालेंगे इनका? या तो डायरेक्ट उनको गुणा कीजिए। गुणा के अलावा एक और नियम है, सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा हम वर्ग संख्या निकालना सीखेंगे, ठीक है। जैसे 25 का 25 में गुणा करते हैं या 25 का अपन वर्ग निकालते हैं तो अपन करने का तरीका वही, 25 का हम वर्ग संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे? 25 का 25 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 25 को 25 का गुणा मैं करके बताता हूँ, जो सामान्य विधि आप करते हैं, ठीक है, ठीक है। 5 का 5 में किया हुई 25, 25 का 5 हासिल लो, 5 का 2 में किया 10, 10 और 2 कितने? 12, ये सामान्य सी विधि है। 2 का 5 में किया 10, हासिल कितनी? 1, 2 का 4 में किया, 2 में 2 में किया तो 4, 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया। इनको जोड़ा तो कितना अपना 625 प्राप्त हो। एक तो सामान्य विधि ये होगी, एक और जो अपने एनसीईआरटी बुक में दे रखी है उस विधि की मैं बता रहा हूँ, आप क्लास 7 पे आप पढ़ चुके हैं, a+b का होल स्क्वायर वाला सूत्र, जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़ी, ठीक है। इस सूत्र से इसको हम हल करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर। इसको आप x y भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन इसको याद इसी रूप में रखा जाना चाहिए, ये क्योंकि याद रखने में आसानी होती है a+b में, ठीक है। तो यहाँ पर हम a+b में कैसे बदलेंगे? जैसे मान लो मैंने 25 लिए हैं तो 25 में हम यहाँ पर a और b दो अलग अलग है तो कैसे करेंगे? तो 25 को हम लिखेंगे 20 + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो दो रूप में हो गए, a हमारा हो गया 20 और b क्या हो गया? 5 हो गया। अब इस सूत्र से हम इसकी वर्ग संख्या निकालने वाले हैं, ठीक है। तो a कौन हो गया अपना? 20 हो गया और b कौन हो गया? 5 हो गया, ठीक है। इस सूत्र का प्रयोग करते हैं हम, मैं सूत्र वापस लिख देता हूँ, a+b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र लिख दिया है। इस सूत्र में अपन क्या करते हैं? मान रखने वाले हैं, ठीक है। a+b कौन हो गया? 20 + 5 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर 20 b 5, a मतलब ये कौन है? 20, 20 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 20 का वर्ग, ठीक, प्लस 2, ये सब गुणा में a और b, a यहाँ पर कितना है? 20 इंटू b कितना है? यहाँ पर 5 रख दिया, प्लस का प्लस और b मतलब कितना है? 5 का वर्ग मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक। सूत्र में मान रखने पर इसकी हम गणना करते हैं। 20 का स्क्वायर 20 का वर्ग कितना होता है? आपको पता है कितना होता है? 400, मैंने बताया। एक 0 का डबल 0 बन जाता है तो 2 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। प्लस अब इसका गुणा कर दे, 20 में 5 का गुणा किया, 20 × 5 = 100, 100 में 2 का किया कितना हो गया? 200 हो गया, प्लस 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। अब इनको जोड़ोगे, 400 200 600, 600 में 25 जोड़ा कितना हो गया? 625। तो इस सूत्र के माध्यम से भी आप इसको हल कर सकते हैं, वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आपकी किताब में भी प्रश्नावली 6.2 में पहला प्रश्न दिया गया है, इसी विधि से आपको उसको हल करना है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको आप हल करने का प्रयास कीजिए। अब वर्ग संख्या में आगे अगर हम बढ़ते हैं, एक स्पेशल प्रतिरूप होता है, विशेष प्रतिरूप, केवल 5 के इकाई के अंक वाले में, उससे आप जल्दी वर्ग संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे 5 हुआ, 15 हुआ, 25 हुआ, 35 हुआ, 45 हुआ, या और भी कोई संख्या 105 हुई, ऐसी संख्या अगर आती है उनका वर्ग निकालना बहुत आसान था। कैसे? देखिए
जैसे मानो 35 लिया, 35 का वर्ग आपको ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, सीधे इस 5 का वर्ग लिखना है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, ये लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आगे संख्या कौन बची है, 3 के आगे आने वाली संख्या कौन होती है, 3 के बाद कौन सी आती है, 4। तो इन दोनों का गुणा करना है, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा अपना, 3 में 4 गुणा के कितना 12, और ये कितना हो जाएगा 25। ये डायरेक्ट उत्तर आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, ठीक है। एक और ले जैसे 105 ले, 105 का वर्ग निकालना है आपको। ठीक है, क्या करोगे, सबसे पहले इस 5 को लोगे, इस 5 का वर्ग कितना होता है 25। ठीक, और आगे कितना बचा, दोनों संख्या लेनी पड़ेगी एक साथ में। 10 के आगे कौन सी संख्या आती है, 10 के बाद 11। ठीक है, तो अपना उत्तर क्या है, 10 का 11 में गुणा किया कितना आ गया 110 और ये कितनी 25, क्या हो जाएगा, वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसके एक रूप में हम लिख सकते हैं कि कोई ए संख्या है और उसके आगे वाली संख्या का गुणा करते हैं। ठीक है, आपस में दोनों संख्या को गुणा करते हैं। ठीक है, और इसको हम सैकड़ा के रूप में लिख सकते हैं, किसके रूप में, सैकड़ा, और प्लस 25 जोड़ते हैं। ये केवल 5 विशेष संख्याओं में, विशेष 5 अंक में, 5 के अंक में विशेष है कि कोई संख्या लेते हैं, उसके आगे वाली संख्या से गुणा करते हैं और उसमें 25 जोड़ देते हैं, है ना, तो अपने को उसका वर्ग प्राप्त हो जाता है। कोई भी संख्या और भी आप जिसमें 5 इकाई अंक है, कोई भी संख्या लेकर इस सूत्र के माध्यम से आप उसको हल कर सकते हो। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, इस सूत्र को आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे जब हम बढ़ते हैं, पाइथागोरस त्रिक। इससे पहले कक्षा 7th में आपने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, थोड़ा सा मैं संक्षिप्त रूप में उसको बता देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, जिसका ये जो भुजा है ये उसका 90 डिग्री होगा। इस भुजा को कर्ण भुजा, इस भुजा को आधार भुजा और इस भुजा को लंब भुजा कहा जाएगा। ठीक है ना, ये समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ये, समकोण, जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, मतलब 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है, उस पर आधारित थी पाइथागोरस त्रिक का मतलब 3 संख्या। ठीक है ना, तो वो विशेष प्रतिरूप में होती है ना, उनको हम आज ज्ञात करने वाले हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि 3 का वर्ग और 4 का वर्ग हम करते हैं, तो ये दोनों का वर्ग किसके वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग कितना होता है 16, दोनों का जोड़ा किसका हो गया, कितना हो गया 25 हो गया, है ना। तो 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। ठीक है ना, इस प्रकार के जो अंक आते हैं, यहाँ पर कौन कौन सा, तो यहाँ 3, एक आया 4 और एक आया 5, तो ये जो अंक हैं, है ना, ये पाइथागोरस त्रिक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इस जो समकोण त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाओं पे, है ना, ऊपर क्या करते हैं, ये सूत्र में मान रखने पर बराबर 2 संख्याओं के वर्ग की संख्या का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, और भी संख्या आप ले सकते हो, जैसे कि 6, 8 और 10, ये भी पाइथागोरस त्रिक है। कैसे, 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग करोगे 10 के वर्ग के बराबर प्राप्त होगा। देख लीजिए, 6 का कितना होता है 36 और 8 का कितना होता है 64 और 10 का कितना होता है 100। 36 और 64 को जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा, 100 प्राप्त होगा। ये पाइथागोरस त्रिक होते हैं। ठीक है, जो 2 उदाहरण आपने लिखे हैं, वैसे ही उदाहरणों की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पाइथागोरस त्रिक हम ज्ञात करने के लिए व्यापक रूप में इसको लिखें, तो कोई एक प्राकृत संख्या है, एम क्या है, प्राकृत संख्या। ठीक है, इस प्राकृत संख्या के लिए उसका पाइथागोरस त्रिक 2 सदस्य कौन से होंगे, हम किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए जो सूत्र होते हैं वो एक तो होता है 2m, एक त्रिक ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा m² + 1 और तीसरा इसका त्रिक हो जाएगा m² - 1। ये तीनों कोई प्राकृत संख्या उसकी जो 3 त्रिक अपन निकाल सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। कोई m प्राकृत संख्या है तो उसके 3 त्रिक कैसे निकाल, जैसे उदाहरण के रूप में देखें, जैसे मान लो मैंने इस m की जगह 5 ले लिया। ठीक है ना, तो इसके पाइथागोरस त्रिक कैसे निकालेंगे। तो पहला त्रिक कैसा होगा, इसका पहला त्रिक हो जाएगा अपना पहला 2m कितना हो जाएगा, 2 का गुणा m कितना है 5 है, 5 का कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, पहला क्या हो गया अपना त्रिक 10। दूसरा त्रिक की बात करते हैं m² + 1, तो
m का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर -1, ठीक। 5 का स्क्वायर कितना होता है साहब 25, 25 में से 1 घटा के कम 24, ठीक है। तो दूसरा त्रिक क्या जाएगा 24 आ जाएगा। तो तीसरे की बात करते हैं, नहीं प्लस का करेगा, प्लस जोड़ देंगे तो ये 26 बन जाएगा, ठीक है। ये प्लस की बात कर रहे हैं, यहाँ प्लस का करना है तो जोड़ देंगे तो 26 बन जाएगा। माइनस की बात करते हैं दूसरे में, तो 5 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना 25 -1 बराबर कितना आ जाएगा 24। तो एक प्राकृत संख्या 5 के लिए इसके जो त्रिक हैं वो कौन कौन से हैं, 10 है, दूसरा है 26 है और तीसरा क्या है 24 है। ये तीनों इसके पाइथागोरस त्रिक कहलाएंगे। ऐसे ही आप अन्य उदाहरण की सहायता से भी अपने प्रश्नों में भी कुछ सदस्य दिए गए हैं त्रिक, उनको रखकर अन्य 2 त्रिक निकालने का प्रयास कीजिए। एक उदाहरण बताता हूं मैं, उसको कैसे करेंगे उसको करने का प्रयास करते हैं। आइए 6.2 की प्रश्नावली का दूसरा सवाल का हम पहला करते हैं। इसमें देखते हैं एक संख्या अपने को दी गई है, एक सदस्य दिया गया है और बाकी 2 पाइथागोरस त्रिक अपने को निकालना है, ठीक है। अपने पास तीनों त्रिक निकालने की सूत्र ये है, पहला रहा 2m, दूसरा m² + 1 और तीसरा m² - 1। इनमें से पता करेंगे कि कौन सा है, ये अपने को पता भी नहीं है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं m² + 1 ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये दूसरे नंबर का त्रिक है ना। तो m² + 1 बराबर अपन 6 लेते हैं, ठीक है। तो m² का मान कैसे निकालेंगे, इस एक को उधर ट्रांसफर करेंगे, m² बराबर 6 - 1 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो m² बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ये ट्रिक इसका नहीं हो सकता। तो ये 6 नंबर दूसरे नंबर वाला नहीं होगा। आगे वाला लेके देख लेते हैं, ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं m² - 1 बराबर 6 है क्या, तीसरे नंबर वाला है क्या, ठीक है। देखते हैं, इसे एक को उधर वापिस पक्षांतर किया तो m² बराबर 6, ये माइनस का है तो उधर जाने का क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, ठीक है। m² बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा कितना 7। यहाँ 7 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः ये भी नहीं होगा। तो अब बचा क्या अपने पास 2m, 2m अपना क्या है 6 है। तो m का मान हम यहाँ निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये दोनों नहीं रहेंगे, इसको हटा देंगे हम, ये दोनों अपने मान नहीं है। तो एक सदस्य के रूप में कौन है अपने पास, कौन है 2m, कौन है 2m। तो 2m बराबर रखते हैं अपन 6, m का मान हम यहाँ से निकालेंगे। m बराबर चूंकि ये गुणा में है, ये कहा जाएगा भाग में चला जाएगा। मैंने आपको बताया था सरल समीकरण भिन्नों में गुणा करने का तरीका, वही इसको अपना रहे। तो m का मान क्या प्राप्त होगा 2 × 2 2 × 6। तो m का मान कितना प्राप्त हो गया अपने को 3 प्राप्त हो गया। मतलब m यहाँ पर क्या है प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो 3 प्राकृत संख्या के कौन कौन से पाइथागोरस त्रिक होंगे। एक तो त्रिक अपने को पता चल गया 6 जो दे रखा अपने को, ठीक है। और बाकी 2 निकालते हैं। तो ये पता चल गया, ये पता चल गया कि 6। तो दूसरा कौन सा है m² + 1 है, तो m² + 1 निकालते हैं। m का मान कितना है यहाँ पर 3, तो 3 लिखा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना 9 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो दूसरा अपना क्या प्राप्त हो जाएगा पाइथागोरस त्रिक 10 प्राप्त हो जाएगा। अगला वाला देखते हैं m² - 1, ठीक है। तो इसमें m का मान रखते हैं, m का मान कितना प्राप्त किया अभी 3 प्राप्त किया। 3 का स्क्वायर -1 बराबर 3 का स्क्वायर कितना 9 - 1 बराबर कितना 8। इस प्रकार इस 6 के जो 2 अन्य पाइथागोरस त्रिक थे वो कौन कौन से प्राप्त हुए। 6 तो अपना ही हो गया, 6 के साथ कौन प्राप्त हुआ 10 प्राप्त हुआ, और 10 के साथ कौन प्राप्त हुआ 8 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार इन सूत्रों के माध्यम से हमको पहले ये पता करना होगा कि जो सदस्य दिया गया है या पाइथागोरस त्रिक जो 2 दिया गया है वो इन तीनों में से कौन सा है, पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला कौन सा है, 2m वाला है, m + 1² वाला है या m² - 1 वाला है, ये अपने को पता करना पड़ेगा। उसके बाद हम m का मान निकालेंगे, m का मान निकालने के बाद हम पाइथागोरस त्रिक निकाल लेंगे, ठीक है। इन्हीं सवाल के साथ इसके जो बाकी और सवाल दिए गए हैं उनको आप हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव या जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और कोई भी इस प्रश्नवाली से या इस पार्ट से चैप्टर से संबंधित कोई भी समस्या है तो हमें जरूर बताएं, हम उसका हल आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब
और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।